वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिज़ाइन और एलिमेंट्स एंड स्टेप्स टू कंट्रोल द एलिमेंट्स। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बारे में जाना था, जिसमें हमने डिटेल में कंस्ट्रक्टिविज्म का मीनिंग और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था। अब उससे आगे बढ़ते हुए आज हम कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिज़ाइन और उनको कंट्रोल करने के स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिज़ाइन। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम डिटेल में ये समझें कि कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिज़ाइन कैसा होता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव क्लास में लर्निंग डिज़ाइन किस तरह से बनाए जाते हैं। कन्वेंशनल लर्निंग प्लानिंग फोकसेस ऑन व्हाट द टीचर विल डू। जो कन्वेंशनल लर्निंग है, मतलब जो पारंपरिक सीखना है, जो चलता आ रहा है, उसमें जो प्लानिंग की जाती है वो मेनली उसमें फोकस होता है कि टीचर क्या करेंगे, मतलब क्लास में जाने के बाद टीचर का क्या काम होगा। इफ लर्निंग इज टीचर डायरेक्टेड देन द फोकस ऑफ द लेसन प्लान इज ऑन व्हाट द टीचर डज। अगर जो सीखना है, जो लर्निंग है, वो टीचर डायरेक्टेड है, शिक्षक निर्देशित ही है, तब जो लेसन प्लान का फोकस है वो इसी बात पे रहेगा कि टीचर क्या करेंगे क्लास में जाने के बाद। When designing a learning experience for students, teachers focus on what students will do. और जब लर्निंग एक्सपीरियंस की जो डिज़ाइनिंग की जा रही है, मतलब जब स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीरियंस करवाना है, उनको सिखाना है, तब डिज़ाइनिंग की जा रही है, तब टीचर फोकस करेंगे कि क्लास में स्टूडेंट्स क्या काम रहेगा, स्टूडेंट्स क्या करेंगे। Our language encourages teachers to focus on thinking about how to organize what learners will do rather than plan their teaching behaviors. हमारी जो भाषा है, हमारी लैंग्वेज है, वो टीचर को इस बात के लिए एनकरेज करती है कि वो इस बात को सोचें कि वो लर्नर्स के लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं चीज़ों को, बजाय के अपने टीचिंग बिहेवियर को प्लान करने की। मतलब टीचर्स अपना बिहेवियर प्लान करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा ये देखें कि स्टूडेंट्स की थिंकिंग को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं। Constructive learning design focuses on the development of a situations as a way of thinking about the constructive activities of the learner rather than the demonstrative behavior of the teacher. देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग है, जिसके डिज़ाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म की, जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होता है, ऐसा जो डिज़ाइन बनता है, ये डिज़ाइन कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिज़ाइन जो है वो फोकस करता है कि हम ये देखें कि लर्नर को जो हमने कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करवानी है उसके लिए हम सिचुएशंस डेवलप करें, ऐसे सिचुएशन जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकें कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के बारे में, बजाय कि ऐसी सिचुएशन हो कि टीचर का डेमोन्स्ट्रेटिव बिहेवियर हो। मतलब ऐसा हमारा वो नहीं होना चाहिए कि जो टीचर है हमारा उसमें उसी का प्रदर्शनात्मक बिहेवियर है, मतलब सिर्फ टीचर ही समझाए चले जा रहे हैं। ऐसा एनवायरनमेंट नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। Most conventional teacher planning models are based on verbal explanations or visual demonstration of a procedure or skill by the teacher, which are then combined with practice of this method or skill by the students. अधिकतर जो हमारे मेथड्स चले आ रहे हैं, जो कन्वेंशनल टीचिंग प्लानिंग मॉडल्स हैं, वो इसी बात पे होते हैं कि वर्बल एक्सप्लेनेशन या विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए प्रोसीजर या और स्किल, मतलब किसी भी स्किल की, प्रोसीजर की, या तो बच्चों के आगे एक्सप्लेनेशन कर दी जाती है, या उनको कोई टीचिंग एड्स वगैरह दिखा के या कोई भी चीज़ दिखा के उनको विजुअली डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करवा के बच्चों को वो स्किल सिखा दी जाती है। लेकिन
कंस्ट्रक्टिव क्लास में इन्हीं बातों को प्रैक्टिस में लाया जाता है। बच्चे खुद से प्रैक्टिस करते हैं कोई भी मेथड या स्किल को सीखने में, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म क्लास में बच्चों की कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ पर जोर दिया जाता है। इसीलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करके बच्चों को सिखाया जाता है। The constructive learning design emphasizes the following 6 elements। जो हमारा ये कंस्ट्रक्टिव लर्निंग डिज़ाइन है मेनली 6 एलिमेंट्स पर जोर देता है। मतलब कंस्ट्रक्टिव लर्निंग 6 एलिमेंट्स बताते हैं कि लर्निंग डिज़ाइन किस तरह से होना चाहिए, जो कि हैं नंबर 1 इज़ सिचुएशन, सेकेंड 1 इज़ ग्रुपिंग, थर्ड ब्रिज, फोर्थ 1 इज़ क्वेश्चंस, फिफ्थ एग्जिबिट, सिक्स्थ 1 इज़ रिफ्लेक्शंस। These elements are designed to provoke teacher planning and reflection about the process of student learning। ये जो elements हैं इनको डिज़ाइन किया गया है किस लिए? टू प्रोवोक टीचर प्लानिंग। जो हमारी शिक्षक नियोजन होती है, जो टीचर प्लानिंग होती है और जो हमें स्टूडेंट्स के सीखने की प्रक्रिया के बारे में सोचना होता है, उसको प्रेरित करने के लिए इन एलिमेंट्स को डिज़ाइन किया गया है। मतलब ये 6 डिज़ाइन जो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के लिए हैं वो इसलिए हैं कि टीचर अपनी प्लानिंग को और बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है उसके बारे में और सोचे और सोचने के लिए प्रेरित किया गया है। तो इसलिए स्टूडेंट्स अब हम एक एक करके इन्हीं 6 एलिमेंट्स को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट 1 इज सिचुएशन। Teachers develop the situation for students to explain, select a process for grouping of material and students। सबसे पहले टीचर जो है सिचुएशन डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रोसेस सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स और मटेरियल की ग्रुपिंग करने के लिए। मतलब सबसे पहले सिचुएशन क्रिएट की जाती है और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। व्हाट सिचुएशन आर यू गोइंग टू अरेंज फॉर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन। आप कैसी सिचुएशन बना रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। गिव दिस सिचुएशन ए टाइटल एंड डिस्क्राइब ए प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, आंसरिंग क्वेश्चंस, क्रिएटिंग मेटाफर्स, मेकिंग डिसीजंस, ड्राइंग कंक्लूजन्स और सेटिंग गोल्स। इस सिचुएशन को एक टाइटल देना चाहिए, उस पूरे प्रोसेस की बात करनी चाहिए जो अपनाया जाएगा इसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, मेटाफर बनाने हैं, डिसीजंस के लिए, कंक्लूजन या जो हमारे गोल्स की सेटिंग करनी है उस सब के लिए यहाँ पे सारी प्लानिंग होती है। दिस सिचुएशन शुड इंक्लूड व्हाट यू एक्सपेक्ट द स्टूडेंट्स टू डू एंड हाउ स्टूडेंट्स विल मेक देयर ओन मीनिंग। और इस सिचुएशन में क्या इंक्लूड होता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करेंगे और स्टूडेंट्स खुद से अपने मीनिंग कैसे बनाएंगे। मतलब हमने स्टूडेंट्स को प्रेरित करना है काम करने के लिए, एक्टिव लर्निंग के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इसीलिए इस स्टूडेंट में ये होगा कि टीचर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से कि वो क्या करेंगे और साथ साथ स्टूडेंट्स अपने मीनिंग कैसे बनाएंगे। वो सब की प्लानिंग इस सिचुएशन नंबर 1 पार्ट में होगी। सेकेंड पॉइंट इज ग्रुपिंग। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने की 2 कैटेगरीज होती हैं। देखिए यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट्स ने एक्टिविटी करनी है, स्टूडेंट सब काम कर रहे हैं, लेकिन टीचर ने ग्रुपिंग करनी है पहले स्टूडेंट्स की और मटेरियल की। तो वो किस तरह के होते हैं? 2 तरह से टीचर ग्रुपिंग करते हैं। फर्स्ट 1, हाउ आर यू गोइंग टू मेक ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स एज ए होल क्लास, इंडिविजुअल्स इन ए कोलैबोरेटिव थिंकिंग टीम्स ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 और मोर, एंड व्हाट प्रोसेस विल यू यूज टू ग्रुप देम, काउंटिंग ऑफ, चूजिंग ए कलर और पीस ऑफ फ्रूट और सिमिलर क्लोथिंग। यहाँ पे सबसे पहले टीचर ये देखेंगे कि ग्रुपिंग कैसे करनी है स्टूडेंट्स की। पूरी क्लास की एक साथ करनी है या इंडिविजुअली करनी है, मतलब एक एक स्टूडेंट की, या कोलैबोरेटिव थिंकिंग टीम बना देंगे, मतलब 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स की टीम बना देंगे जो इकट्ठे मिल के सोचेंगे और कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे उनको ग्रुपिंग करने में, उनको एक साथ ग्रुप में इकट्ठा करने में। काउंटिंग करेंगे, चूजिंग, कोई कलर या कोई फ्रूट का पीस यूज़ करेंगे
या कोई सिमिलर क्लोथिंग, मतलब यहाँ पे ये देखना है कि कैसे हम ग्रुप में स्टूडेंट्स को इकट्ठे कर सकते हैं। दिस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन यू डिज़ाइन एंड द मटेरियल यू हैव अवेलेबल टू यू। ये इस बात पे डिपेंड करेगा जो आप सिचुएशन डिज़ाइन कर रहे हैं और जो मटेरियल टीचर के साथ है, मतलब मटेरियल के और सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि ग्रुपिंग किस तरह से होगी। सेकंड, कैसे होगी ग्रुपिंग? हाउ आर यू गोइंग टू अरेंज ग्रुपिंग्स ऑफ मटेरियल दैट स्टूडेंट्स विल यूज टू एक्सप्लेन द सिचुएशन बाय फिजिकल मॉडलिंग, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकली डिस्क्राइबिंग और इंडिविजुअली राइटिंग अबाउट देयर कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस। और सेकंड में ये होगा कि जो मटेरियल्स की ग्रुपिंग है कि स्टूडेंट्स कैसे यूज करेंगे सिचुएशन को एक्सप्लेन करने में, फिजिकल मॉडलिंग से करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, मतलब उन्होंने जिस तरह की भी देनी है, उनके जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस है उसमें यह देखा जाएगा कि मटेरियल्स की ग्रुपिंग किस तरह से की जाएगी। हाउ मेनी सेट्स ऑफ मटेरियल यू हैव विल ऑफन डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ग्रुप्स यू विल फॉर्म। आपके पास मटेरियल्स के कितने सेट हैं वो ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि आप स्टूडेंट्स की ग्रुपिंग कैसे करेंगे। मटेरियल पे भी बच्चों की ग्रुपिंग होना डिपेंड करता है। Next, third point is bridge. This is an initial activity intended to determine students' prior knowledge and to build a bridge between what they already know and what they might learn by explaining the situation. ये जो थर्ड हमारी है एक्टिविटी, ये इस तरह से है, इनिशियली इसलिए ये करी जाती है, मतलब स्टार्टिंग में कि ये डिटरमाइन करती है, ये देखने के लिए कि स्टूडेंट्स की पहले कितनी नॉलेज है और जो वो बाद में सीखेंगे सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के बाद सिचुएशन में, तो उसके बीच में ये एक ब्रिज का काम करती है। जो स्टूडेंट्स को ऑलरेडी नॉलेज है और जो वो कुछ नया आगे सीख रहे हैं उसमें ये बीच में ब्रिज का काम करती है। दिस माइट इन्वॉल्व सच थिंग एज गिविंग देम ए सिंपल प्रॉब्लम टू सॉल्व, हैविंग ए होल क्लास डिस्कशन, प्लेइंग ए गेम और मेकिंग लिस्ट। ये सिंपली हम इस तरह से कर सकते हैं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम दे दी सिंपल सी सॉल्व करने के लिए, या पूरी क्लास में कोई टॉपिक दे दिया डिस्कशन करने के लिए, कोई गेम दे दिया या कोई लिस्ट वगैरह बनानी दे दी। Sometimes this is best done before students are in group and sometimes after they are group. ये जो है कई बार स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाने से पहले करवा ली जाए तब भी ये अच्छी रहती है, और कई बार जब बच्चों की ग्रुपिंग हो जाती है उसके बाद हम एक्टिविटी कराएं तब भी ये ठीक रहती है। यू नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज अप्रोप्रिएट। आपको खुद सोचना है, मतलब ये एक टीचर का पार्ट है, टीचर ने सोचना है कि कौन सी सिचुएशन ज़्यादा बेटर रहेगी कि हम ग्रुप बनाने से पहले बच्चों की नॉलेज देखें, प्रायर नॉलेज देखें, या ग्रुपिंग करने के बाद देखें कि बच्चों की प्रायर नॉलेज कितनी है और आगे वो कैसे सीख पाएंगे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस को टेक प्लेस ड्यूरिंग ईच एलिमेंट ऑफ लर्निंग डिज़ाइन। जो भी ये हमारा हर एलिमेंट चल रहा है लर्निंग डिज़ाइन का, जैसे नंबर 1 था हमारा सिचुएशन का, पहले सिचुएशन क्रिएट की गई, देन ग्रुपिंग, फिर उसके बाद ब्रिज हमारा, और फिर क्वेश्चनिंग है। तो क्वेश्चनिंग हर एक एलिमेंट जो है उसके अंदर हमारा क्वेश्चनिंग होगी ही होगी। व्हाट गाइडिंग क्वेश्चंस विल यू यूज टू इंट्रोड्यूस द सिचुएशन, टू अरेंज द ग्रुपिंग, टू सेट अप द ब्रिज, टू कीप एक्टिव लर्निंग गोइंग, टू प्रॉम्प्ट एग्जिबिट्स एंड टू एनकरेज रिफ्लेक्शंस। आप कौन से क्वेश्चंस यूज़ करोगे किसी सिचुएशन को जो है इंट्रोड्यूस करने में, ग्रुपिंग को अरेंज करने में, ब्रिज बनाने में, एक्टिव लर्निंग चलती रहे, और जो ये बच्चों को हमने प्रेरित करना है कुछ ना कुछ नया करने के लिए, मतलब खुद से वो प्रदर्शन करें, और जो रिफ्लेक्शंस हैं उसके लिए हम बच्चों को अरेंज करें। तो देखना है किस तरह के क्वेश्चंस हम पूछेंगे। यू आल्सो नीड टू एंटिसिपेट क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड फ्रेम अदर क्वेश्चंस टू एनकरेज देम टू एक्सप्लेन देयर थिंकिंग एंड टू सपोर्ट देम इन कंटिन्यूइंग टू थिंक फॉर देमसेल्फ। टीचर के पार्ट पे ये भी ड्यूटी है कि जिसमें बच्चा जो है, जो हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं उससे रिगार्डिंग हम उनसे क्वेश्चन पूछें, मतलब हमें क्या अपेक्षित है, और
और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएं, बच्चों को एनकरेज करें कि वो अपनी थिंकिंग को एक्सप्लेन करें और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। इस चीज़ के लिए टीचर उनको सपोर्ट करती रहे, कंटिन्यू सपोर्ट करती रहे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, वो अच्छे से सीखें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट 5th पॉइंट इज exhibit. This involves having students make an exhibit for others of whatever record they made to record their thinking as they were explaining the situation. इस एलिमेंट में, इस पार्ट में क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट्स को दूसरों के लिए एक प्रदर्शन बनाना शामिल है जो उन्होंने रिकॉर्ड करने के लिए बनाया है। वो सोच रहे हैं क्योंकि वो स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं, मतलब जो सिचुएशन है वो उसकी एक्सप्लेनिंग दे रहे हैं, उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें वो और एक्टिविटीज़ करके बताते हैं। प्रदर्शन करना है दूसरों के लिए। दिस कुड इंक्लूड राइटिंग ए डिस्क्रिप्शन ऑन कार्ड्स एंड गिविंग ए वर्बल प्रेजेंटेशन, मेकिंग ए ग्राफ, चार्ट और अदर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, एक्टिंग आउट और रोल playing with impressions, constructing a physical representation with models and making a video tape, photographs और audio tape for display. इसमें इतनी सारी ये एक्टिविटीज़ हैं जिनके अकॉर्डिंग वो एग्जिबिट कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या है, कार्ड्स पर डिस्क्रिप्शन लिखना, वर्बल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट या कोई और विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कोई वो रोल प्ले करके दिखा सकते हैं इंप्रेशन के थ्रू अपने, कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन मॉडल्स के साथ दे सकते हैं, और या फिर कोई वीडियो वगैरह बना सकते हैं, फोटोग्राफ या ऑडियो टेप डिस्प्ले के लिए वो बना के यूज कर सकते हैं। नाउ 6th एंड लास्ट एलिमेंट इज रिफ्लेक्शंस. These are the students' reflections of what they thought about while explaining the situation and then saw the exhibits from others. इस पार्ट में क्या होता है, ये स्टूडेंट्स की रिफ्लेक्शंस हैं, मतलब उन्होंने क्या काम किया है वो इसमें प्रदर्शित किया जाता है कि उन्होंने क्या सोचा जब वो किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे थे, और फिर उन्होंने क्या देखा जब स्टूडेंट्स एग्जिबिट कर रहे थे दूसरों का। जैसे 5th पॉइंट में था एग्जिबिट का हमारा, तो जब स्टूडेंट्स ने अपना रिफ्लेक्शन दिया, अपना बताया, और फिर दूसरों के एग्जिबिट से उन्होंने क्या सोचा, क्या देखा। They would include what students remember from their thought process about feelings in their spirit, images in their imagination and languages in their internal dialogues. ये इस पार्ट में वो इन बातों को इंक्लूड कर सकते हैं कि बच्चे को, स्टूडेंट्स ने अपने थॉट प्रोसेस से क्या याद रखा, जो उसकी फीलिंग्स थी, स्पिरिट थी, उनकी क्या इमेजेस थी, उनके इमेजिनेशन में पहले ही उनके माइंड में क्या सब बातें थी, उसको उन्होंने कैसे यूज़ किया, और जो लैंग्वेजेस थी उनकी इंटरनल डायलॉग की, जो वो खुद से सोचते हैं, इन सब बातों का उन्होंने कैसे यूज़ किया। What attitudes, skills and concepts will student take out the door? कौन से ऐसे एटीट्यूड्स हैं, स्किल्स और कंसेप्ट हैं जो स्टूडेंट्स बाहर ले जा सकते हैं, मतलब मेनली फाइनली उन्होंने क्या सीखा। What did students learn today that they won't forget tomorrow? आज ऐसी कौन कौन सी बातें सीखी जो वो कल तक नहीं भूलेंगे। What did they know before? What did they want to know? And what did they learn? वो क्या जानते थे पहले, मतलब उनकी प्रायर नॉलेज क्या थी, फिर वो जानना क्या चाहते थे, क्या सीखना चाहते थे, और उन्होंने क्या सीखा। ये सारा कुछ इस लास्ट 6 एलिमेंट में, रिफ्लेक्शंस में देखा जाता है। नाउ स्टेप्स टू कंट्रोल द एलिमेंट्स. The following steps are to be followed to control the 6 elements. ये जो अभी हमने ऊपर 6 elements की बात करी, उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट वन है उसमें असेसमेंट.
Assessment becomes an integral part of every step in this learning design. इस लर्निंग डिज़ाइन में जितने भी हमारे स्टेप्स हैं, मतलब ये जो हमारे 6 एलिमेंट्स थे, इनका सबका इंटीग्रल पार्ट होता है असेसमेंट. हर स्टेप पे असेसमेंट ज़रूरी होती है. टीचर्स डिज़ाइन द सिचुएशन बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग अप्रोचेज, इंटरेस्ट एंड नीड्स. टीचर्स सिचुएशन को डिज़ाइन करती हैं किस पे? जो बेस्ड होती है उनकी असेसमेंट पे, जो कि उन्होंने स्टूडेंट्स अप्रोच के अकॉर्डिंग देखी, इंटरेस्ट और नीड्स के अकॉर्डिंग देखी. मतलब उन्होंने असेसमेंट करी स्टूडेंट्स के लर्निंग अप्रोच की, इंटरेस्ट की और नीड्स की, फिर सिचुएशन डिज़ाइन की. टीचर्स डिज़ाइन ए प्रोसेस फॉर ग्रुपिंग बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट ऑफ मटेरियल ऑफ अवेलेबल एंड डिज़ायर्ड मिक्सचर ऑफ स्टूडेंट्स. टीचर ने एक प्रोसेस डिज़ाइन करा ग्रुपिंग के लिए, जो असेसमेंट करनी थी मटेरियल, जो कि अवेलेबल मटेरियल है या डिज़ायर्ड मिक्सचर है स्टूडेंट्स का, उसके लिए देखा टीचर ने. टीचर डिज़ाइन ए सिंपल असेसमेंट ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो एज ए ब्रिज टू व्हाट दे वांट स्टूडेंट्स टू लर्न. फिर टीचर डिज़ाइन करते हैं एक सिंपल असेसमेंट ये देखने के लिए कि स्टूडेंट्स की पहले क्या नॉलेज थी और स्टूडेंट्स सीखना क्या चाहता है, जो कि हमने थर्ड एलिमेंट में डिस्कस किया ब्रिज में, कि एक इसमें भी असेसमेंट से पता लगेगा कि प्रायर नॉलेज क्या है और स्टूडेंट्स सीखना क्या चाहते हैं. देन टीचर्स डिज़ाइन क्वेश्चंस टू असेस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, स्किल्स और एटीट्यूड्स दे आर ट्राइंग टू लर्न. फिर असेसमेंट बनी, क्वेश्चंस बनाए गए ये देखने के लिए कि स्टूडेंट्स की कितनी अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट्स की, स्किल्स की या एटीट्यूड्स की, जो वो सीखना चाह रहे हैं, पहले उनको कितनी अंडरस्टैंडिंग है. टीचर अरेंज एंड एग्जिबिट फॉर स्टूडेंट्स टू record what they thought and submit it to other for assessment. फिर टीचर एक असेसमेंट बनाएंगे जो ये देखने के लिए कि स्टूडेंट्स की एग्जिबिट क्या है, कि उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया, कि वो खुद क्या सोचते हैं और दूसरों के लिए क्या सोचते हैं, इसके लिए असेसमेंट होगी. देन टीचर अरेंज फॉर रिफ्लेक्शंस अबाउट व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्न देयर इंटरनल प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन एज ए कंटेक्स्ट फॉर सेल्फ असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग. और उसके बाद टीचर एक रिफ्लेक्शंस के लिए अरेंज करेंगे कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा और इंटरनल प्रोसेस क्या था रिप्रेजेंटेशन का, जो कि मेनली कंटेक्स्ट था सेल्फ असेसमेंट का एक इंडिविजुअल लर्निंग के लिए. मतलब एक व्यक्ति ने क्या सीखा उसके अकॉर्डिंग असेसमेंट होगा, इंटरनल प्रोसेस क्या रहा रिप्रेजेंटेशन का वो देखा जाएगा. नेक्स्ट, second point is applications. The planning approach we are proposing is based on actively engaging students in situations that involve collaboratively considering their own explanation for phenomena, resolutions to problems और formulation of questions. ये जो पूरी प्लानिंग अप्रोच है यहाँ पे प्रपोज की जा रही है, बताई जा रही है, ये मेनली एक्टिवली एंगेज स्टूडेंट्स को एंगेज करने की बात है सिचुएशंस में, जो कि वो है कोलैबोरेटिव कंसिडर कर रहे हैं खुद की उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है फिनोमिना के लिए, या जो प्रॉब्लम्स हैं उसका क्या सॉल्यूशन है, या जो क्वेश्चंस बनाने हैं, क्वेश्चंस का फॉर्मुलेशन करना है उसके लिए क्या अब हमने देखना है. तो मेनली स्टूडेंट्स को किस तरह से एंगेज रखना है वो देखा जाता है, वो एप्लीकेशंस में बताया जाता है. स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज बाय मेकिंग मीनिंग आउट ऑफ द सिचुएशन बाय देमसेल्फ विद सपोर्ट एंड गाइडेंस फ्रॉम द टीचर. स्टूडेंट्स जो है अपनी नॉलेज एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब खुद से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बना रहे हैं. यहाँ पर यही बताया गया कि किस तरह से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो इसमें वो टीचर का सपोर्ट और गाइडेंस ले सकते हैं, टीचर की मदद से वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. Teacher organize the situation and then provide encouragement and questions group of students who are trying to construct and to display their own explanation. Teacher सबसे पहले situation organize करती है और फिर उनको encouragement करती है, student से questions करती है ग्रुप पे, ऐसे student से जो construct करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी explanation को display करना चाहते हैं.
For example, composition teacher might ask students to construct the simplest sentence and compare structures. Literature teachers might ask students to explain the motives of a character. Social studies teacher might ask students to assume the roles of two adversaries in a meeting. Science teacher might demonstrate a phenomena and ask students to explain what was observed. Maths teacher might ask students to find example of sloping lines in the world around them and then introduce grids to determine equations. Language teacher might engage students in conversational immersion without resorting to English translation. Art teacher might ask students to transform clay with their hands without looking at it. Music teacher might ask students to identify rhythms in a piece of music using their own annotations. ये सभी टीचर के यहाँ पे बताया गया है कि वो किस तरह से बच्चों से काम करवा सकते हैं, क्या क्या वो एक्टिविटी करा सकते हैं, क्या बच्चों को करने के लिए कह सकते हैं। जैसे कंपोजिशन टीचर है वो स्टूडेंट्स को सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहेंगी, स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करने के लिए कहेंगे। उसी तरह लिटरेचर टीचर स्टूडेंट्स को किसी कैरेक्टर के मोटिव्स बताने के लिए कहेंगे। सोशल स्टडीज़ के जो हैं वो एडवर्स के बारे में बताएंगे एंड सो ऑन कि साइंस टीचर ने क्या कहा, कोई लैंग्वेज टीचर है वो क्या काम करवा रहा है, आर्ट टीचर किस तरह के काम करवा रहा है, वो इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि किस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के जो टीचर हैं बच्चों से अलग अलग काम करवा के, अलग अलग एप्लीकेशंस करवा के उनकी नॉलेज को देख सकते हैं और बढ़ाने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। The constructivist approach can be adapted to any subject area or curriculum by involving students as active participants in making meaning instead of passive recipients of information given to them by the teacher। तो इन सभी एग्जाम्पल से हमें ये पता लगा कि ये जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है वो हम अडेप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट एरिया में, किसी भी करिकुलम में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हुए एज ए एक्टिव पार्टिसिपेंट, मतलब बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। वो इस एप्लीकेशन के पार्ट पे बताया गया है। जो उन्होंने मीनिंग मेकिंग में करना है, मतलब खुद से नॉलेज डेवलप करनी है, बजाय कि जो टीचर उनको नॉलेज दे रही है उसको पैसिव रेसिपिएंट्स की तरह सुनने की, कि सिर्फ पैसिवली बैठे रहे और टीचर को सुनता रहे। ऐसा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में नहीं होता। कंस्ट्रक्टिव इस क्लास में बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज, अपना मीनिंग मेकिंग खुद से करते हैं। दिस अप्रोच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू 45 to or 50 minutes class period to teach a particular concept, skill और attitude। ये वाली जो अप्रोच है 45 to 50 मिनट्स की क्लास में किसी कंसेप्ट या स्किल, एटीट्यूड को सिखाने में इजीली अडॉप्ट की जा सकती है। इस अप्रोच से हम 45 to 50 मिनट्स में इजीली बच्चे को कोई भी कंसेप्ट सिखा सकते हैं और बच्चे खुद से उसका मीनिंग बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपनी नॉलेज को। Concepts, skills and attitudes convey different dimensions of knowledge। जो हमारे ये कंसेप्ट होते हैं, स्किल्स और एटीट्यूड्स, ये नॉलेज के डिफरेंट डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, बताते हैं। स्किल्स एंड एटीट्यूड्स आर समथिंग डिफरेंट देन नॉलेज और दैट नॉलेज इज़ मियरली ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। जो स्किल्स और एटीट्यूड्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं हमारे नॉलेज से, और नॉलेज जो है वो सिंपली कलेक्शंस है हमारे फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन का। मतलब हमें किसी तथ्य के बारे में पता लगता है, कोई जानकारी मिलती है, वो सिंपली हमारी नॉलेज होती है। Constructivist learning implies an initial concern with what knowledge is and is how knowledge is actively constructed by the learner। और ये जो हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग है ये इनिशियली कंसर्न है इस बात से कि नॉलेज है क्या और नॉलेज एक्टिवली कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे लर्नर से। मतलब लर्नर जो है किस तरह से एक्टिवली इसको सीखेगा, खुद से कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग में देखा जाता है, बताया जाता है।
Advocates of constructivism agree that acquiring knowledge or knowing is an active process of constructing understanding rather than the passive receipt of information. जो कंस्ट्रक्टिविज्म को मानने वाले हैं वो इस बात के लिए एग्री करते हैं, इस बात को मानते हैं कि नॉलेज को एक्वायर करना या कुछ जानना वो एक्टिव प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्टिव अंडरस्टैंडिंग का, वो ही ज़्यादा बेटर है बजाय के पैसिव रेसिपिएंट बनने का इंफॉर्मेशन का, कि हम सिर्फ पैसिवली सुनते रहें, क्लास में बैठ के सिर्फ टीचर को हम सुनते रहें, वो ऐसे नॉलेज लेते रहें, उससे बेटर ये ज़्यादा अच्छा है कि कंस्ट्रक्टिवली हम अपनी नॉलेज गेन करें। स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें, खुद से सीखें, खुद से बना के करें, जो मीनिंग है, कंसेप्ट है, मीनिंग मेकिंग है, सब चीज़ करनी है। किसी भी चीज़ के बारे में उन्होंने सीखना है, समझना है, तो वो अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करें। तो ये थे हमारे कंस्ट्रक्टिविज्म के 6 एलिमेंट और उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं।